राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक्शन जारी है। चंपत राय और गोपाल राव से लंबी पूछताछ की गई है। दान गिनती करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ। एसआईटी की टीम आज भी राम मंदिर पहुंचेगी। पंकज चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। क्या जानकारी अभी तक की पूछताछ और जो जांच की गई उसको लेकर? करुणा, देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े और जो कर्मचारी पैसा गिनने के लिए लगाए गए तो उन सबसे बारी बारी से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर ये है कि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनसे भी पूछताछ हुई है, जानकारी ली गई है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थापक गोपाल राव हैं उनसे भी लंबी पूछताछ 2 दिन हुई है। आज तीसरे दिन भी एसआईटी की टीम मंदिर पहुंचेगी और उसके बाद कई बिंदुओं पे जांच करेगी। कई सारे नाम निकल के आ रहे हैं। एक ट्रस्ट के जो सदस्य अनिल मिश्रा, उनके ऊपर भी एक अयोध्या के ही जो बीएचपी से जुड़े नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया था। ठीक है पंकज, तो आज भी एसआईटी टीम पहुंचने वाली है मंदिर परिसर और पूछताछ की जाएगी, आगे की जांच की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवसेना यूबीटी इस वक्त बड़ी मुश्किल में नजर आ रही। शिवसेना यूबीटी बागी सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर है। कुछ देर में स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं बागी सांसद, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो कि तय हो चुका है। स्पीकर ओम बिरला ने मिलने का वक्त दे दिया है। स्पीकर ओम बिरला के आवास पर यह मुलाकात होगी। तो ओम बिरला के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं शिवसेना यूबीटी के सांसद। उद्धव ठाकरे को क्या लगने वाला है एक और झटका? क्या पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के साथ हुआ वही उद्धव ठाकरे की यूबीटी के साथ भी होने जा रहा है? 9 में से 6 सांसदों के बागी होने की खबर आ रही है। पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी और अब क्या शिवसेना यूबीटी के टूटने की बारी है? क्योंकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा थी और ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में एनडीए का ये जो 2/3 वाला 2/3 मेजॉरिटी वाला मिशन है ये जोरों पर चल रहा है। कुल मिलाकर शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर में स्पीकर से मुलाकात करने के लिए उद्धव ठाकरे के बागी सांसद पहुंच रहे हैं। ओम बिरला से मिलने का वक्त भी उन्हें मिल चुका है। उद्धव के सांसद बागी हुए हैं। इनसाइड स्टोरी लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट हमारे तमाम संवाददाता, तमाम रिपोर्टर्स दे रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, होने क्या जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि तय हो चुका है। स्पीकर से मिलने का वक्त भी मिल गया है। बागी सांसदों को अपडेट क्या है? देखिए सभी, ये पटकथा लगभग तय था और इसको आज बस इसको अनापूर्ति की जा रही है कि जिस तरह से स्पीकर से मिलने पहले से आ चुके हैं यहाँ सारे सांसद, जो बागी सांसद है, और बताया जा रहा है कि ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर हैं उन्होंने 10 बजे का समय भी इन सारे बागी सांसदों को दिया हुआ है। तो 6 सांसद, ये बताया जा रहा है कि फिलहाल ओम बिरला से मिलने जाएंगे और उसके बाद एक सांसद उन्हें दोपहर बाद ज्वाइन कर सकता है। तो कुल मिलाकर शिवसेना के 9 सांसदों में से 7 सांसदों के टूटने की खबर है और इनको अलग दल में जाकर मान्यता, यानी कि जो श्रीकांत शिंदे या उनके पिता की जो पार्टी है शिवसेना की, जो अलग धड़ा शिंदे गुट है, उसमें मिलने का एक परमिशन ये मांगेंगे और उसके बाद उनके साथ इनका मर्जर की संभावना बनती दिख रही है। और ये एक तरह से अब स्पष्ट दिख रहा है कि जो उद्धव सेना से सांसद जो बागी हैं वो अब शिंदे सेना में जाकर मिलने की जो कवायद चल रही थी आज पूरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आमोद आपका। तो कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को झटका लगने वाला नहीं है बल्कि लग चुका है। पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और चीजें अब साफ तौर पर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ देर में स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं बागी सांसद और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में इनके विलय की तैयारी है। कुल मिलाकर एनडीए 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने की ओर लोकसभा में बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की आज होने जा रही है मुलाकात। शाम 6:15 बजे द्विपक्षीय बैठक होगी। करीब 16 महीने बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की है नजर। G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस में मौजूद हैं दोनों नेता और यहीं होगी ये मुलाकात। पश्चिम एशिया और ट्रेड डील पर चर्चा संभव है। मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक के लिए फ्रांस में हैं और आज शाम 6:15 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है दोनों नेताओं की मुलाकात के लिए। और माना यह जा रहा है कि तकरीबन 40 से 45 मिनट यह मुलाकात चलेगी और शाम को 7 बजे डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें क्या बात हुई, मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों पर समझौते हुए, किन किन मुद्दों पर बात हुई, इसको लेकर मुमकिन है कि कुछ डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर की जाए। पश्चिम एशिया में जो तनाव चल रहा है, हालांकि अब ईरान से डील हुई है तो उसको लेकर कुछ बात हो सकती है। ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे लेकर बात हो सकती है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। अमेरिका का रुख सबसे पहले करेंगे। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ वहां से जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मुलाकात से उम्मीद क्या की जाए? यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब लग रहा है कि पश्चिम एशिया में जो तनाव था वो कम हो रहा है, डील को लेकर बात आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में जंग ना छिड़े। ट्रेड डील दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है भारत और अमेरिका के बीच। उम्मीदें क्या हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। समीर, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है ट्रेड डील के बारे में और ऑल्सो वेस्ट एशियन वॉर के बारे में। लेकिन वॉर के बारे में हमें थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक एट ऑल एंड आई एम नॉट बाइंग द वर्ड्स दैट वॉर इज ओवर। मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं थोड़ा सा डिटेल्स में भी जानना चाहती हूँ इस MOU में क्या है। पहले तो JCPOA जो हुआ था वो 170 पेजेस की थी और वो बनने में 20 महीना लगा था। आज ये डील अभी बना नहीं है, MOU है, इट्स ओनली 1.5 पेज। सो ये जो इट्स ओनली गोइंग टू गिव अस 60 days फॉर राइटिंग ए लैंग्वेज। उसके बाद पता चलेगा कि उसमें है क्या, नहीं है क्या। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें इजराइल का कोई सीन नहीं है। जो 28 फरवरी 2026 में आपकी टारगेटिंग हुई थी यहाँ पे ईरान पे, उस पे इट वाज अ जॉइंट स्ट्राइक बिटवीन US एंड इजराइल। लेकिन इस MOU में इजराइल का कोई सीन नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। सो अगर लेबनान में अटैक होता रहा और विच इज एक्चुअली हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये डील फॉल थ्रू हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू स्टिक एट ऑल। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कह ही दिया कि इजराइल जो लेबनान पर हमले कर रहा है वो ठीक नहीं है, इजराइल को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अमेरिका के बिना इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी बातें तो वो कह ही चुके हैं कल। तो कहने की बात होती है और सुनने की बात होती है। यहाँ पे भी जो APEC है, APEC जो लॉबी है, इजराइल की लॉबी है, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। आज तक कोई नॉट डेमोक्रेट नॉट रिपब्लिकन सस्टेन कर नहीं पाए विदाउट APEC। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इलेक्शन हुई थी केंटकी में। हमारी सही बात है। मैं थोड़ा सा इसको विराम देना चाहूंगा इस चर्चा को, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच तनाव को लेकर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। रवि, वो भी हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल। और देखिए, 490 दिन के बाद ये मुलाकात हो रही है। मोदी ट्रंप में क्या बात होगी, पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर है। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इन दोनों नेताओं के बीच? ट्रेड डील एक बहुत बड़ा मुद्दा, लंबे समय से इस पर बातचीत चल रही है। अमेरिका भारत में अंतिम समझौता बाकी है, अगले हफ्ते भारत आएंगे और US ट्रेड प्रतिनिधि टैरिफ को लेकर भी दोनों में बातचीत हो सकती है। तो ट्रेड टैरिफ एक बड़ा मुद्दा है जिस पर दोनों नेताओं में चर्चा तय है। और दूसरा, ऊर्जा सहयोग। US चाहता है भारत रूस से तेल खरीद कम करे, ऊर्जा स्रोतों में विविधता चाहता है भारत को अभी भी सस्ता पड़ता है रूसी तेल। तो रूस का ऑयल खरीदना और भारत की ऊर्जा जरूरत, ये एक बड़ा विषय है जो टेबल पर हो सकता है। और H1B वीजा का मुद्दा भी होगा और नियमों में राहत, आसान प्रक्रिया चाहता है भारत। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत सख्ती बढ़ा रहे हैं ट्रंप और रिश्तों को देखते हुए लचीलापन दिखा सकते हैं। भारत के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है रक्षा सहयोग। जी हां, एक अहम मुद्दा है। को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत संभव है। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर
इस पे रूपरेखा बन सकती है, कुछ इसको और ज्यादा आगे संबंधों को ले जाया जा सकता है। इस मामले में फाइटर जेट इंजन डील को लेकर भी बातचीत मुमकिन है। पांचवा विषय पश्चिम एशिया, यूएस ईरान डील के बाद मौजूदा हालात पर चर्चा मुमकिन है। भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बात संभव है। समुद्री सुरक्षा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हाल की घटनाओं को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दोनों में चर्चा हो सकती है। भारतीय नाविकों की हत्या का मुद्दा प्रधानमंत्री लगातार रेफर भी करते रहे, यहां भी दोनों के बीच यह मुद्दा उठ सकता है। जी हां, तो भारत अमेरिका में किन मुद्दों पर आज की तारीख में तनाव नजर आ रहा है, टेंशन नजर आ रहा है, और जाहिर है जब दोनों नेता मिलेंगे तो इस तनाव को कम करने की कोशिश तो होगी। सीज फायर का दावा, जी हां, ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बार दावे कर डाले। भारतीय जेट मार गिराने के ट्रंप के दावे से किरकिरी हुई। टैरिफ विवाद, यह एक बहुत बड़ा इशू है। अप्रैल 2026 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया। रूस से तेल खरीद पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया। बाद में अमेरिका ने 50% से घटाकर कुल टैरिफ 18% कर दिया। रूस और ईरान से तेल खरीद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत रूस और ईरान से तेल खरीदे। अब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका भारत को तो गाइड नहीं करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही हमारा पक्ष है। भारत का पक्ष है कि अपने हितों के मुताबिक हम तो तेल खरीदेंगे। नाविकों की मौत, हालिया घटना, हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत से भारत नाराज है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर बाकायदा नाराजगी जताई, और एस जयशंकर ने जब ऑब्जेक्शन किया तो मनीष मार्को रूबियो का जो बयान सामने आया, जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उससे तो जरा सा भी यह नहीं लगा कि अमेरिका हमारी चिंताओं को कंसीडर कर रहा है। सदा सा जवाब दे दिया गया कि नेवल ब्लॉकेड अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करेगा तो हमले तो होंगे। दुख तक नहीं जताया गया 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत पर। क्या यह एक बड़ा इशू होगा? ये बिल्कुल सही बात है कि ये मीटिंग एक खास बैकग्राउंड में हो रही है। बैकग्राउंड ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच पिछले साल व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई थी, तब हम देख रहे थे कि कैसे अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारी भारतीयों के हाथ पैर में जंजीर बांधकर भारत में वापस कर रहे थे, और उस समय वो मुद्दा था। लेकिन आज उससे मुद्दा और अधिक संगीन हो गया जब 3 भारतीय अमेरिकी एक्शन की वजह से मारे गए। अब ऐसे बैकग्राउंड में जब ये मीटिंग हो रही है तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अपने चिर परिचित अंदाज में इस मीटिंग को देख रहे होंगे कि चलो ठीक है, मैं प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ दूं और उसके बाद भारत के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई करूं, तो मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में फिर कभी किसी भी तरह से सामान्य संबंध बन ही नहीं पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में अमेरिका के जितने सहयोगी हैं वो उस पर कितना ज़्यादा अविश्वास करते हैं। इजराइल का उन्होंने कैसे साथ छोड़ा, ये मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में सब देख रहे हैं। इससे पहले ग्रीनलैंड के मामले में यूरोप ने देखा कि अमेरिका जैसे अलाई ने यूरोप के साथ क्या किया। और आज सुबह जब शाम में प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी, उससे ठीक पहले अमेरिका ने इंडो पैसिफिक कमांड को यूएस पैसिफिक कमांड का नाम दे दिया। तो आपने बेसिकली क्वाड को भी समंदर में ही डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो मसले बहुत सारे हैं, हमने दर्जनों मुद्दे गिनाए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारत आज की तारीख में अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप मिलेंगे और उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट लीडर हैं। जी, लेकिन भारत को क्या मिलेगा यह भी प्रेसिडेंट ट्रंप को बताना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, यह देखना पड़ेगा कि जो मुख्य विषय हैं उस पर अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप का असली रुख क्या रहता है। और देखिए, G7 के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश, बातचीत से ही जंग का स्थायी समाधान, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पश्चिम एशिया संघर्ष से मित्र देशों को नुकसान हुआ है, हॉर्मुज में दिक्कतों से ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, समुद्री रास्ते सुरक्षित हो, नाविक भय मुक्त काम करें। तो देखिए, G7 के मंच से मोदी का ग्लोबल संदेश क्या है। संदेश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे विवादों का स्थायी समाधान हो, यह प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है। तनाव और युद्ध का स्थायी समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है, यह प्रधानमंत्री का संदेश। जी हां, पश्चिम एशिया में संघर्ष से मित्र देशों को जान माल का नुकसान हुआ।
हॉर्मुज स्ट्रेट में आई दिक्कतों की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा। सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह भी बताया गया। यह भी कहा कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे, नाविक बिना भय के काम करे। तो इस तरीके से आप देखिए प्रधानमंत्री ने लगभग वो सारे विषय जो इस वक्त ज्वलंत हैं पूरे विश्व के लिए, उनको छुआ है, उनको एड्रेस किया है। सचदेव सर, प्रधानमंत्री के इस संदेश को आप कैसे देखते हैं और वाकई में क्या ग्राउंड की जो असल दिक्कतें हैं वो ट्रंप समझते हैं? क्योंकि आप देखिए चाहे वो जितने भी उनके मित्र रहे हों, ट्रंप के पहले अमेरिका के जितने भी सबसे गहरे दोस्त रहे हों, लगभग सबको ट्रंप ने दूर कर दिया है अपने से। क्या यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा? कुछ इसमें आशावादिता की किरण दिखती है। आपको याद दिला दूं कि पिछली बार जब G7 का सम्मेलन हुआ था पिछले साल कनाडा में, तो ट्रंप साहब बीच में ही चले गए थे रूट करके किसी वजह से। और इस बार तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो रूठे हुए हैं, हालांकि वो कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे हैं G7 के वार्तालाप में। दूसरी ओर कहना चाहूँगा कि भारत के साथ जहाँ संबंधों की बात है और जहाँ तक प्रधानमंत्री के वक्तव्य की बात है, उसमें उन्होंने अपरोक्ष पर सीधे तौर पर ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि इशारा साफ है कि अविश्वास की जो माहौल दुनिया में है वो मिटाना चाहिए। वो युद्धों का कारण बना हुआ है और जिस तरह के जो युद्ध चल रहे हैं उनको कोविड की परंपरा के हिसाब से एक दूसरे से बात करके उनको हल करना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो एक तरह से ट्रंप साहब के लिए एक उपयोगी उपदेश कह लीजिए कहा जा रहा है, या साउथ की जो बहुमत है विश्व में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें साथ चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, सहायता नहीं चाहिए, आप हमारे साथ रहें। तो ऐसा साथ निभाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अविश्वास का एक माहौल बन गया है। और इस माहौल में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं वे भी काम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है। और इस अविश्वास के माहौल को बनाने में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने, उनके फैसलों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। G7 सम्मेलन से रूस यूक्रेन जंग पर एक ऐलान किया गया है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करेंगे, रूस की वॉर इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाएंगे, यूक्रेन को और ज्यादा हथियार मुहैया करवाएंगे। ये देखिए G7 सम्मेलन से रूस यूक्रेन जंग को लेकर ऐलान क्या हो रहा है, जंग को और भड़काने का, युद्ध को और भड़काने का और आग लगाने का। देखिए G7 देशों के इतने बड़े बड़े नेता बैठे हैं, लेकिन यहां से इस मंच से भी कोई बहुत समझदारी की बातें सामने नहीं आ रही। अभी भी जिक्र इस बात का हो रहा है कि कैसे यूक्रेन को और फ्यूल किया जाए ताकि वो रूस के खिलाफ इस जंग में और ज्यादा टिका रहे। दोनों तरफ से जंगी शोले भड़कते रहें, हथियार बिकते रहें, लोगों की जानें जाती रहें। मानवता की बात यहां से भी नहीं हो रही। रूस यूक्रेन वॉर पर G7 का ऐलान, रूस के खिलाफ सख्ती, रूस की वॉर इकोनॉमी पर दबाव बढ़ाया जाएगा। हम अपने प्रतिबंधों को और मजबूत करेंगे, गैस और तेल सेक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। हॉर्मुज खुलने के बाद सख्ती बढ़ाने का यह सही वक्त है। यूक्रेन को मदद जारी रहेगी, यूक्रेन की आजादी, संप्रभुता की रक्षा करेंगे। G7 के देश यूक्रेन को मदद देने के लिए एकजुट हैं। यूक्रेन को एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मुहैया कराया जाएगा, लंबी दूरी की मिसाइलें और अतिरिक्त मदद भी देंगे, ये कहा गया है। और यूक्रेन में सैन्य उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता की जाएगी, ये कहा गया है G7 के मंच से। और हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार भी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इस स्टेटमेंट को? मुझे लगता है G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कल एक बात कही कि दुनिया में अब देशों को यह समझना होगा कि याचक और दाता की जो भूमिका है वो खत्म की जाए, आपसी साझेदारी से हम आगे बढ़ें, मानवता की बात हो,
लेकिन यहां पर G7 देशों को ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसी बातें समझ आ रही। समीर, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में आजकल विश्वास की कमी है, ट्रस्ट के ऊपर उनका फोकस है, और वो बहुत ही सटीक है, और माहौल को देख के ऐसा ही लगता है। अगर G7 की बात करें तो बेसिकली ये इकोनॉमिक फोरम है 7 बड़े देशों का जो समृद्ध देश हैं, और इनका जन्म हुआ था 1973 में, जब मिडिल ईस्ट में तेल की कीमत 10 गुना बढ़ा दी गई थी। और आयरॉनिकली आज 2026 में जब हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर बात इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही है, जियोपॉलिटिक्स की हो रही है, और मिडिल ईस्ट या ईरान फिर एम्ब्रॉयल्ड है एक वॉर में। अब G7 को ही देखिए, यूएसए और कनाडा इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं, दोनों के बीच में तनाव है, अच्छा खासा तनाव है, ट्रेड की वजह से हो, रिसोर्सेज की वजह से हो, या कोई और वजह से। EU या यूरोप के जो देश हैं, समृद्ध देश हैं, और अमेरिका, यूक्रेन के ऊपर में उनके बीच में तनाव है, गल्फ में तो तनाव है ही है। पूरे दुनिया में एनर्जी को लेकर के तनाव पैदा हो गया है। तो इस माहौल में विश्वास या ट्रस्ट अगर नहीं कायम होगा तो जितने भी आपके वर्ल्ड बॉडीज हैं वो काम नहीं करेंगे। पूर्णिमा जी, एक सीधी सी बात है, अमेरिका में बहुत से भारतीय रहते हैं और उनका सीधा संबंध भारत के मेनलैंड से है। कई अलग अलग तरीके के संबंध है, कई लोग तो अभी भी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां काम करने जाते हैं। H1B वीजा का मुद्दा हो, इसके अलावा जो अभी स्ट्रेस पैदा हो रहा है उससे आर्थिक संकट की हम बात करें, दोनों देशों के बीच संबंध जिस तरीके से थोड़े डीरेल होते दिखाई दिए ट्रंप की कुछ नीतियों की वजह से। इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो थे अमेरिका के इंडिया में आना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने उसमें भी बाधा डालने की कोशिश की। क्या वहां की जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो भी कुछ होप कर रहे हैं कि भाई 2 बड़े नेता बैठ रहे हैं तो कुछ शायद चीजें ट्रैक पे आए, कुछ चीजें ठीक हो जाए, ट्रंप कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं दोनों देशों के संबंधों को लेकर? रवि जी, मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनेंगे उनको डबल ट्रिपल काम करना पड़ेगा इंडिया और यूएस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए। दिस इज अनफॉर्चुनेटली it has been completely shattered at this point of time. आपने जो पूछा है कि यहाँ पे जो काम करते हैं उनका कोई होप है कि नहीं, ये अगले 2 साल अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इस पोजीशन में रहेंगे तो ये चेंज नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर कोई नए प्रेसिडेंट आने वाला है, उनका लैंग्वेज में चेंजेस आएंगे। अगर वो कंट्रीज को यूनाइट कर सकते, कंट्री के लोगों को यूनाइट कर सकते, तब कुछ चेंजेस शायद आएंगे। लेकिन मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें इंडियन अमेरिकन, स्पेशली हिंदूज जो है, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं और जो हिंदूज को ट्रैश करते हैं, उनके लिए शायद चल जाएगा। लेकिन जो हिंदूज हैं, हिंदू इंडियन अमेरिकन है, उनके लिए ये कंट्री बहुत ही डेंजरस होने वाली है। और ये ही ट्रेंड मुझे दिख रहा है। मैं आपको बता रही हूँ क्यों, बिकॉज जो ये 20% सपोर्टर है, सवाल है कि वही हिंदू अमेरिकन तो ट्रंप को सबसे ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे। जी एब्सोल्युटली, मैं भी तो उसमें से हूँ। और मैंने इनिशिएटिव शुरू किया था हिंदूज एंड ट्रंप और आई एग्जिट, दोनों इनिशिएटिव इज कनेक्टेड टू रिपब्लिकन पार्टी। और जो हिंदूज है, जो इंडियन अमेरिकन है, दे आर एक्चुअली डेमोक्रेट वोटर्स। ये जो इनिशिएटिव है वाज ट्राइंग टू पुल। पूर्णिमा जी, कैसे चूक कैसे हो गई? मतलब डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनालिटी को वो क्या कर सकते हैं, इसे सोचने में, समझने में कहां चूक हो गई? इंडियन डायस्पोरा की आप बात कर रहे हैं और खास करके हिंदुओं की बात कर रहे हैं जो अमेरिका में रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बहुत उम्मीदें थी और वो सारी उम्मीदें धराशायी हो चुकी हैं। आपको याद है इलेक्शन से पहले बांग्लादेश के बारे में उन्होंने लिखा था, स्पेसिफिकली लिखा था वो हिंदूज को प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ। वो H1B की कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी मैं आपके चैनल नहीं, सारे चैनल में बैठ के यही मुद्दा मैंने आपको बताया था कि ये आगे जाके बड़ा इशू बनेगा, तब कोई
उसको इतना खास सोचे नहीं थे कि ऑब्वियसली मोदी और ट्रम्प का जो एक सो कॉल्ड बॉन होम ही है उसमें शायद चल जाएगा, ऐसे लोगों को लग रहा था। बट आई वाज सीइंग द साइंस, मेरे हिसाब से तभी मुझे लग रहा था यहाँ पे जो मागा बेस है उनके लिए जो इंडियंस है वो इंडियंस डोंट बिलोंग हियर। यहाँ पे 2-3 प्रोपेगेंडा यहाँ पे फेमस करा गया। एक है, फर्स्ट इज इंडियंस आर स्टीलिंग अमेरिकन जॉब, 2 is Indians are not qualified, basically fake degrees लेके आते हैं यहाँ पर। Third is and the most dangerous of all of it। और पूर्णिमा जी ये सब तब है जब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड करने वाले इंडियंस हैं, ये सब तब हो रहा है जी। अच्छा, मुझे this is very important. I have been raising one question for quite some time right now। आप मुझे एक बात बताइए, जो अमेरिकन ओरिजिन जो यहाँ पे कंपनीज लीड करते, उसमें से कितने लोग हिंदूज के लिए आवाज उठाई? मुझे एक बात बता दीजिए। पिचाई उठाए? नहीं। नडेला उठाए? नहीं। अजय बग्गा उठाए? नहीं। किस तरह की आवाज आप चाहती हैं? मतलब कौन सी आवाज आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या होना चाहिए? और पूर्णिमा जी, समीर के इस सवाल पे मैं जोड़ देता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप लोगों ने भी ट्रंप के पक्ष में बड़ा माहौल बनाया था और आज उसकी कीमत चुकाई जा रही है, तो एज ए लीडर आप लोगों को भी अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं, ये तो आपने एक वियर्ड क्वेश्चन आपने पूछ लिया। हमारे हिसाब से तो हम उन्हीं को सपोर्ट कर सकते जिनके प्रॉमिसेस में हम उम्मीदें देख सकते। तो ट्रंप ने आपको धोखा दिया या फिर आप लोग समझ नहीं पाए थे? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रॉमिसेस थे, दे वर एक्चुअली वेरी अलाइंड विद द कंट्री। मैं तो अमेरिकन हूँ ना, मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, हिंदू इंडियन अमेरिकन हूँ, फिर भी मेरा कंट्री तो आज अमेरिका है। अमेरिका के हिसाब से देखने से भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो प्रॉमिस कर रहे थे कैंपेन ट्रेल में, इट वाज गुड फॉर आवर कंट्री। ही promised no what? He promised American तो people are going to do वादा well. उन्होंने किया He promised और वादा तोड़ दिया। वादा तोड़ना तो ट्रंप के लगभग एक ग्लोबल कैरेक्टर बन गया है। वो जो बातें कहते हैं सुबह को, वो शाम को बदल जाते हैं। मुझे लगता है आपको शायद पहले रियलाइज हुआ होगा, दुनिया को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। और हर वो पार्टनर, वो इजराइल से लेकर यूरोपीय देश, यूक्रेन तक जो जंग में है आज, वो अमेरिका के भरोसे गया था। अभी उसकी स्थिति क्या है हम ये देख रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा मेजर इंटरनेशनल लेवल पे ट्रंप का डिच है दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से? ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश उस पर भरोसा करके बड़े फैसले ले चुके हैं। और देखिए, G7 समिट में यूएस ईरान समझौते पर बयान आया है। एटमी बम हासिल नहीं कर सकेगा ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट से माइंस हटाएंगे फ्रांस, यूके। तो G7 का ऐलान, एटम बम नहीं बनाएगा ईरान। देखिए, ये लाइन अभी भी बरकरार है। यूएस ईरान में हुए समझौतों की सराहना करते हैं। ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। यह भी कहा गया है, समझौते से क्षेत्रीय देशों पर खतरे कम हो जाएंगे। बिना रोक टोक या टोल के जहाजों की आवाजाही हो। फ्रांस, यूके के नेतृत्व में हॉर्मुज से माइंस हटाए जाएंगे और G7 के देश समझौता लागू होने में योगदान देंगे। मनीष, बहुत संक्षेप में, समय कम है हमारे पास, क्या ट्रंप में ये है अभी काबिलियत या इच्छा शक्ति है कि ये जितने रॉन्ग्स हैं उनको वो राइट कर सके, या करना चाहते हैं, या फिर इस पाथ पे वो आगे बढ़ेंगे, दुनिया कुछ भी सोचती रहे? देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिकी हेजेमनी खत्म हो चुकी है और ईरान के मामले ने दरअसल इस पर मुहर लगा दी है। रही बात G7 का, तो आप देखिए कि उसके पैरेलल में ब्रिक्स संगठन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी भी इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से G7 को टक्कर दे रही है, बल्कि कई मामलों में उनको वो आगे बढ़ रही है उससे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप में या कहें कि अमेरिका में आज की तारीख में वो दमखम है कि अब वो ग्लोबल ऑर्डर को लीड कर सके। और यहीं से इस G7 का कहें या फिर वेस्टर्न, जो गलतियां हो रही है उसको करेक्ट करने की स्थिति में तो है अभी ट्रंप। करेंगे नहीं करेंगे ये बात। ट्रंप आज तक कभी किसी बात पर माफी मांगते नहीं है, गलती मानते नहीं है। उनको ये भी गलती नहीं लगती है कि उन्होंने ईरान पर युद्ध किया। उनको ये भी गलती नहीं लगती है कि उन्होंने अपने सभी दोस्तों को ठगा, फिर चाहे भारत हो, यूरोप हो या इजराइल हो, यूक्रेन हो चाहे
बिल्कुल। क्योंकि यूक्रेन को भी फंसा के वो निकल रहे हैं। और आज जब ये बैठकें चल रही थी, कई सारी ऐसी तस्वीरें समीर आई, ऐसा लगा कि वो ज़ेलेंस्की की तरफ देखना तक नहीं चाहते हैं। मतलब बहुत ऑब्वियस बिल्कुल, लेकिन ईरान वो अपने बॉडी के लैंग्वेज फ्रंट पर मुंह की खानी पड़ी है। और ईरान ने जिस तरह से अमेरिकन दबदबे का मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है, जिस बात का मनीष भी जिक्र कर रहे थे, कि अमेरिकन हेजेमनी जो है वो दरअसल अब बरकरार नजर नहीं आ रही है। और अब एक यहां से मुमकिन है आने वाले वक्त में एक सिलसिला शुरू हो और अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए कोशिशें हो। दुनिया के और भी देश आगे आए।